हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग जो क्लास 12th का केमिस्ट्री का VVI का 200 का लघुत्तरीय प्रश्न का सीरीज चल रहा था, उसका आज दूसरा भाग लेकर आए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का बता चुके हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न है कि परासरण दाब को परिभाषित करें। तो वे बाहरी दाब जो विलयन की तरफ से लगाने पर परासरण की क्रिया को रोका जा सकता है, परासरण दाब कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई विलयन है, चीनी पानी का कोई विलयन है, इस पात्र में रखा हुआ है, तो इसे ऐसे एक वस्त्र से छानने पर कुछ भाग बाहर निकल जाता है और कुछ भाग नहीं निकलता है, उसे कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो मान लीजिए बाहर से कोई ऐसा बल लगा रहे हैं जिससे जो बाहर निकल रहा है विलयन वह ना निकले, तो उसी को कहा जाता है कि परासरण दाब, जो बाहर से दाब लगाया जाता है। तो वे दाब जो किसी विलयन के तरफ से लगाने पर परासरण की क्रिया को रोका जा सकता है, क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं। तो प्राथमिक सेल वह ऐसा सेल है जिसमें रिडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है और वह पुनः अवशोषित नहीं किया जा सकता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। यानी प्राथमिक सेल दो प्रकार के होता है, एक प्राथमिक और एक द्वितीय। तो जो प्राथमिक सेल होता है और एक द्वितीय सेल होता है, तो प्राथमिक सेल को एक बार यूज करके फेंक दिया जाता है। जैसे आप लोग नीपो बैटरी देखे होंगे जो लाइट में लगाया जाता है, उससे वह एक सेल है। यानी बैटरी क्या है? सेल है। बैटरी को ही केमिस्ट्री की भाषा में सेल कहा जाता है। तो इसको एक बार यूज करके क्या कर दिया जाता है? फेंक दिया जाता है। इसे प्राथमिक सेल कहा जाता है। और द्वितीय सेल होता है कि उसको बार बार चार्ज करके आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि बैटरी जो आता है जिसे बार बार चार्ज करके आदमी यूज कर सकता है, जैसे मोबाइल का बैटरी है, यह भी जब ख़त्म हो जाता है तो उसको आदमी फिर चार्ज कर लेता है। या किसी लाइट में भी आजकल आ गया है ऐसा लाइट का बैटरी द्वितीय सेल का, जिस उड़ा जाने के बाद उसमें का चार्ज फिर उसको चार्ज कर लिया जाता है। तो प्राथमिक सेल होता है वह एक बार यूज किया जाता है और फेंक दिया जाता है, और द्वितीय सेल को बार बार चार्ज करके आप यूज कर सकते हैं। तो यही है कि प्राथमिक सेल वह ऐसा सेल है जिसमें रिडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होता है, यानी कि एक बार वो ख़त्म हो जाएगा तो उसको फेंक दिया जाता है, उसे पुनः अवशोषित नहीं किया जा सकता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। जैसे शुष्क सेल क्या है? नीपो बैटरी, शुष्क सेल, मरकरी सेल इत्यादि उदाहरण में आप लिख सकते हैं। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण घट जाता है, क्यों? तो जब अधिशोषण और अधिशेष के बीच का आकर्षण बल वायुमंडलीय बल द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण क्या हो जाता है? घट जाता है। यानी कि जो वायुमंडलीय फोर्स होता है उसके द्वारा उत्पन्न होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कमरे के ताप पर H2O यानी कि जल तरल है, जबकि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, क्यों? तो जो द्रव होता है यानी H2O क्या है? पानी है, तो वह हमेशा क्या रहेगा? द्रव ही रहेगा। तो H2O में H सिंगल बॉन्ड, ये जो एक पाई है उसको सिंगल बॉन्ड कहा जाता है। अगर 2 पाई रहेगा तो डबल बॉन्ड, और 3 पाई रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड कहा जाता है। तो H और O के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो H2O में H सिंगल बॉन्ड, O आबंध प्रबल है, प्रबल मतलब शक्तिशाली, जबकि H2S में H सिंगल बॉन्ड S आबंध दुर्बल है, दुर्बल मतलब कमज़ोर है, क्योंकि S का आकार जो होता है ना वो O से बड़ा होता है, इसलिए H2O तरल है जबकि H2S गैस है। बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोग।
देखते हैं 5 नंबर, टिंडर प्रभाव क्या है। टिंडर प्रभाव क्या है? तो जब किसी कोलाइडी विलयन से, मान लीजिए कि यहाँ एक द्रव है, चीनी पानी का शरबत है मान लीजिए, जब इसमें लाइट बारिएगा ना तो इसमें छोटा छोटा जो कण होता है वह इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी गमन करते हुए नज़र आएगा। उसी को क्या कहा जाता है? टिंडर प्रभाव कहा जाता है। जब प्रकाश की किरणों को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, और उसका मार्ग जो है वह भी दिखाई देने लगता है। इसे टिंडर प्रभाव कहते हैं। जैसे कि एक आप अंधेरे कमरे में बैठे रहेंगे, किधर से आप छोटा छिद्र से अगर जो रोशनी है वो आएगा तो उसका मार्ग क्या होता है? दिखाई देने लगता है, और उसके मार्ग में जो धुरकन है वह चमकने लगता है। उसे क्या कहते हैं? टिंडर प्रभाव कहते हैं। अगला देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है कि सेल स्थिरांक को परिभाषित करें। तो किसी चालक की लंबाई तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है? सेल स्थिरांक कहा जाता है। जैसे A/B बाटा में जो रहता है उसी को अनुपात भी कहा जाता है। बोल रहे किसी चालक, मान लीजिए एक चालक है, इस चालक को यहाँ से काट दीजिएगा, तो काटने के बाद यहाँ जो रहता है ना, जो यहाँ क्षेत्रफल होता है उसको अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहा जाता है। तो किसी चालक की लंबाई जो पूरा लंबाई है वो, और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, दोनों को जो बाटा में लिख दीजिएगा तो उसे अनुपात कहा जाता है, और इसी को सेल स्थिरांक कहा जाता है। तो किसी चालक की लंबाई तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है? सेल स्थिरांक कहते हैं। जैसे यहाँ दिया है सेल स्थिरांक बराबर 1/A। ए क्या है? ए क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है एंजाइम क्या है? तो एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है। एंजाइम एक प्रोटीन का भाग है जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो शरीर में पाचन तंत्र के क्रिया में भाग लेता है, एंजाइम कहलाता है। यानी जो भी शरीर में हमारे एंजाइम होता है वो हम जो भी खाना खाते हैं उसको पचाने में क्या करता है? मदद करता है। तो वहीं एंजाइम एक प्रोटीन होता है जो जैव मतलब क्या? जीवित उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो शरीर में पाचन तंत्र की क्रिया में भाग लेता है, एंजाइम कहलाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। लेकिन आगे क्वेश्चन है कि द्विंतुल लिगेंड से आप क्या समझते हैं? तो वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से 2 स्थानों से जुड़ सकता है, इसे द्विंतुल लिगेंड कहा जाता है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, यह मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है और कोई ये प्रोडक्ट है, दोनों क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। तो यही है आयन द्वारा जुड़ा होता है 2 या 2 से अधिक स्थानों से। तो लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु आयन से 2 स्थानों से जुड़ सकता है उसे द्विंतुल लिगेंड कहा जाता है। यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत छोटे क्वेश्चन है और इसका संभावना है कि छोटे क्वेश्चन पूछें। देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें। तो 1 लीटर सांद्र वाले विलयन में 298 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रोड के द्वारा उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई विलयन है, चीनी पानी का एक विलयन ले लीजिए, यह कितना है? 1 लीटर है विलयन में। उस नीचे से मान लीजिए आग जला दिए हैं, जो गर्मी अथवा ठंडी होता है उसको केल्विन में मापा जाता है। जिस तरह मान लीजिए चावल को केजी में मापा जाता है, उसी प्रकार ताप को केल्विन में मापा जाता है। तो इसको 298 केल्विन ताप पर जब आप गर्म करिएगा तो इसमें इलेक्ट्रोड के द्वारा उत्पन्न कुछ विभव होगा, उसी को क्या कहा जाता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में भी बताए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे दिए हैं कि उत्प्रेरक क्या है? तो वह रासायनिक पदार्थ जो अपने अंदर अस्थायी परिवर्तन किए बिना ही प्रतिक्रिया के दौर को प्रभावित करता है, उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई रिएक्शन आप करा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं तो जल बनेगा, H2O बनेगा। इसमें कोई ऐसा एक और तत्व डाल दिया जाए जिसके अंदर तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ कार्बन हम डाल दिए हैं इसमें,
तो इस कार्बन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह अस्थायी रहेगा, लेकिन रिएक्शन का जो दर होगा यानी जल्दी जल्दी जल बनने लगेगा, बहुत जल्दी जल्दी, उसी को उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप प्याज गला रहे हैं, एकदम आम भाषा में समझिए, आप कढ़ाई में प्याज को गला रहे हैं तो जल्दी जल्दी नहीं गलता है, लेकिन जब आप इसमें नमक डाल दीजिएगा ना तो बहुत जल्दी जल्दी गलने लगता है। तो यहाँ कुछ नमक कुछ करता नहीं है, लेकिन यह जो रिएक्शन है यानी प्रतिक्रिया को दर को बढ़ा देता है, यानी प्याज को बहुत जल्दी गला देगा। उसी तरह जब किसी भी तत्व को रिएक्शन कराया जाता है तो उसमें कुछ ऐसे तत्व को डाला जाता है जो बहुत जल्दी जल्दी रिएक्शन उसकी वजह से करने लगता है, उसी को क्या कहा जाता है, उसको उत्प्रेरक कहा जाता है, यानी अभिक्रिया को दर को बढ़ा देता है। तो वह रासायनिक पदार्थ जो अपने अंदर अस्थायी परिवर्तन किए ही बिना प्रतिक्रिया को दर को प्रभावित करता है, उत्प्रेरक कहते हैं। आगे क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि HF से शक्तिशाली अम्ल है क्यों? तो HI की अम्लीय शक्ति HF से अधिक होता है, यानी इसका अम्लीयता अधिक होता है, क्योंकि HI के अबंध लंबाई HF के अबंध लंबाई से अधिक होता है, अतः HI जो है HF से शक्तिशाली होता है। ये कुछ नहीं है, यह ज़्यादा अम्लीय होता है और यह कम अम्लीय होता है इसके तुलना में, इसलिए HI क्या होता है, शक्तिशाली होता है, यह जो होता है कमज़ोर होता है। आगे देखते हैं 12 नंबर दिया है। 12 नंबर दिया है कि फ्रेंकल दोष क्या है? तो इस दोष में अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकशीय स्थान में चला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी ठोस पदार्थ है, जैसे कि यहाँ बनाया गया है, तो इसका ये सब कण होता है, छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। तो इसका एक जो होता है ना, जहाँ मान लीजिए कि ये एक कण है तो इसके अंदर चला जाता है, जैसे कि यहाँ चला गया है, रेड आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, अंतरकोशीय स्थान में चला जाता है, तो यहाँ बिंदु हो जाता है, यानी खाली स्थान रह जाता है। तो बोल रहे हैं इस दोष में अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है। जैसे कि ए रेड वाला देखिए, ए रेड वाला अंदर चला गया है तो यहाँ बिंदु खाली हो जाएगा, इसी को कहा जाता है फ्रेंकल दोष कहा जाता है। आगे दिया है उपसंयोजक संख्या क्या है? तो किसी संकुल यौगिक में कुल लिगेंडों की संख्या उपसंयोजक संख्या कहलाती है। बहुत इजी क्वेश्चन है। किसी भी यौगिक हैं तो उसमें कुल लिगेंडों की संख्या उपसंयोजक संख्या कहलाती है। देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है बहुलीकरण से आप क्या समझते हैं? तो बहुलीकरण कुछ नहीं है, छोटे छोटे अणु को एक जगह जब आप गुट करिएगा ना तो बहुत बड़ा अणु बन जाएगा, उसी को कहा जाता है बहुलीकरण। जब कोई समान तथा असमान अणुओं को आपस में जोड़कर एक अणु का निर्माण करता है, बहुलीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए एकदम आम भाषा में समझिए कि छोटा छोटा क्या होता है, बहुत छोट छोट कण होता है आटा का, और जब आप रोटी बनाने से पहले क्या करते हैं, उसको सान कर एक बहुत बड़ा ढीला बना देते हैं। तो छोटा छोटा जो कण होता है इसको पानी में डालकर आप लोग सान कर बहुत बड़ा एक ढीला बना देते हैं। सेम बहुलीकरण भी वही है, छोटे छोटे अणु का कण होता है, उसको एक जगह गुट करके बहुत बड़ा अणु बना दीजिएगा तो उसे क्या कहते हैं, बहुलीकरण कहते हैं। जैसे जब कोई समान तथा असमान अणु को आपस में जोड़कर एक अणु का निर्माण करता है तो बहुलीकरण कहलाता है। बहुत ईजी है, आम भाषा में आप लोग समझ गए हैं। आगे दिया है कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? तो देखिए खनिज को भी ज़मीन से खून कर निकाला जाता है और अयस्क को भी ज़मीन से खून कर निकाला जाता है। जैसे कि कोयला वोयला सब ज़मीन से खोल कर निकाला जाता है, पेट्रोल उट्रोल बालू रेत से निकाला जाता है। तो खनिज वैसा पदार्थ जो खदानों से प्राप्त होता है और अधिक मात्रा में अशुद्धि होने से धातु का निष्कर्षण अधिक खर्च में होता है, खनिज कहलाता है। यानी कि दोनों को ज़मीन से खून कर निकाला जाता है, लेकिन खनिज को निकाला जाता है ना तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में अशुद्धि होता है, तो इसे धातु प्राप्त करने में अधिक खर्च लगता है, बहुत ज़्यादा खर्च लगता है इसको धातु प्राप्त करने में। लेकिन जो अयस्क होता है वह भी ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है, लेकिन कम खर्च में क्या कर लिया जाता है, धातु प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है,
50-50 kg के 2 चावल का बोरा है। इसमें कंकर मान लीजिए 50 किलो में 20 किलो कंकरे हैं, तो इसको साफ़ करने में अधिक खर्च लगेगा, बहुत 2-4 आदमी को लगाना पड़ेगा तब ना इसको साफ़ करेगा। इसमें 20 kg कंकर हैं छोट और मान लीजिए अभी 50 kg चावल है और इसमें 5 kg कंकर हैं, तो जो झरने से साफ़ करिएगा तो इसमें से जल्दी निकल जाएगा कंकर और यहाँ शुद्ध हो जाएगा। लेकिन इसमें 20 kg कंकर है तो इसमें अधिक मेहनत करना पड़ेगा। तो उसी तरह खनिज जो होता है इसमें बहुत अधिक मेहनत करके धातु बनाया जाता है और अयस्क से कम मात्रा में धातु बनाया जाता है। तो इसका डिफिनीशन आप लिख सकते हैं, वैसे पदार्थ जो खदानों से प्राप्त होते हैं और अधिक मात्रा में अशुद्धि होने से धातु का निष्कर्षण अधिक खर्च में होता है, खनिज कहलाता है। वैसे पदार्थ जो खदानों से प्राप्त होता है और कम मात्रा में अशुद्धि होने से धातु का निष्कर्षण कम खर्च में होता है, यह कहलाता है। आगे है बराउनी गति क्या है। यहाँ पहले वीडियो में भी हम बता दिए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कोई यहाँ विलयन है, मान लीजिए दूधे हैं, आप एक कांच के गिलास में यानी शीशा के गिलास में ले लीजिए और इसमें लाइट बारिएगा ना तो इसका जो छोटा छोटा कण होता है और टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए नज़र आता है। इसी को क्या कहा जाता है, टिंडर पर बराउनी गति कहा जाता है। जब किसी कोलाइडी विलयन का निरीक्षण किया जाता है तो कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में गमन करता है, इसे बराउनी गति कहा जाता है। आगे इसमें नंबर नहीं डाले हैं क्या, ये कितना नंबर, 16 नंबर, ये 17 नंबर है, ये 17 नंबर क्वेश्चन है। दिया है विद्युत अपघटनी चालक क्या है। तो वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा गलित अवस्था में तथा जलीय विलयन में प्रवाहित की जाती है विद्युत अपघटनी चालकता कहलाता है। यानी कुछ पदार्थ ऐसा होता है ना, जब वह ठोस अवस्था में होगा तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, लेकिन जब वह गलित अवस्था में हो जाएगा यानी द्रव अवस्था में हो जाएगा तो उसे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा, मान लीजिए कि यहाँ 100 kg की एक नमक का ढेला है जो एकदम ठोस है यानी कि बजर है, तो इसमें अगर आप धारा प्रवाहित करिएगा ना, इसमें मान लीजिए ले जाके तार जो है बिजली का वह इसमें सटा दीजिएगा तो चारों तरफ इसमें करंट नहीं फैलेगा क्योंकि यह ठोस अवस्था में कुचालक होता है। लेकिन इसी को जब आप पानी में गला दीजिएगा और जब गल जाएगा ना तो इसमें बिजली का तार डालिएगा तो यहाँ पूरे तरफ एकदम लाइट मतलब करंट फैल जाएगा। तो कुछ पदार्थ ऐसा होता है जो ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जब वह गल जाएगा ना तब विद्युत का सुचालक हो जाएगा, उसी को कहा जाता है विद्युत अपघटनी चालक। तो वैसा एग्जाम्पल क्या है, अम्ल है, क्षार है, लवण है। लवण क्या है, नमक को ही लवण कहा जाता है। अम्ल क्या है, जो स्वाद में खट्टा लगता है। क्षार क्या है, जो कड़वा लगता है। जैसे नीम का पत्ता उता आप चबाए होंगे तो क्या होता है, कड़वा होता है, वह क्षार है। लवण क्या है, नमक ही लवण है। अम्ल और क्षार के अभिक्रिया से जो उदासीन पदार्थ बनता है उसको लवण कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि विद्युत अपघटनी चालक क्या है। वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा व गलित अवस्था में तथा जलीय विलयन में प्रवाहित की जाती है विद्युत अपघटनी चालक कहलाता है। आगे देखते हैं, 17 नंबर था, यहाँ 18 नंबर, इसमें थोड़ा नंबर डालना भूल गए हैं। फैराडे का द्वितीय नियम क्या है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम फैराडे के प्रथम नियम को बता दिए हैं। तो इस नियम के अनुसार विभिन्न विद्युत अपघट्य के विलयनों में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त धातु की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। जैसे अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो यहाँ देखिए, मान लीजिए कि इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ की मात्रा क्या है। इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ की मात्रा M1 है तथा M2 है और उसके तुल्यांकी भार E1 तथा E2 है। तो इसको इस परिभाषा से यहाँ लिख सकते हैं, M1/M2, ये बटा है, M1/M2 बराबर क्या हो जाएगा, E1/E2। यहाँ फैराडे के द्वितीय नियम है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जितना क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उसको एकदम मतलब अपने कापी में नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम नहीं इसमें लिखे हैं कि कितना बार पूछा गया है, क्योंकि एक वीडियो में हम बता दिए हैं कि जो भी क्वेश्चन हम कराते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। चलिए, तो आज इसमें लगभग 18 क्वेश्चन करवाए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में 10 क्वेश्चन करवाए हैं।
नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा या क्वेश्चन कैसा है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।